नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। बच्चों, जैसे कि पिछली वीडियो में हम क्या कर रहे थे, जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है वो पढ़ रहे थे और हमने जो मानव पाचन तंत्र है उसको हमने क्या कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। तो आज के हम क्लास में पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। रेस्पिरेशन हम देख लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। जब भी पोषण का प्रक्रम होता है उसमें जो भी खाद्य सामग्री जो हो रहा है का उपयोग हो रहा है वो कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे क्या होता है, आपका विभिन्न प्रक्रम जैसे श्वसन के लिए हो गया या आपका संवहन या उत्सर्जन के लिए, उसके लिए क्या होती है, ऊर्जा का प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी जो भी ऊर्जा उत्पादन के बाद जो भी भोजन का विखंडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ देख लेते हैं हम विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। अब देखो विभिन्न पथों क्या होगा, विभिन्न तरीकों से आपका क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, विखंडन होगा। तो ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6 होता है और ये कहाँ पाया जाता है, आपका कोशिका द्रव्य में। ठीक हो गया। उसके बाद से यहाँ से आएगा आपका पायरुवेट और ऊर्जा। फिर उसके बाद से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ये आपका होता है यीस्ट में किण्वन। किस में होता है, यीस्ट में जो भी आपका किण्वन होता है वो किस में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी वहाँ पे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसे ही जब आपका ऑक्सीजन की कमी है, यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन आपका कम मात्रा में है, उसकी कमी है, तो उसमें क्या होगा, आपका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा होगा। यानी आपका क्या होगा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा होगा। ये कहाँ होता है, हमारी पेशीय कोशिका में होता है। ये कहाँ होता है, हमारी पेशीय कोशिका में होता है। उसके बाद से आपका यहाँ है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी O2 की उपस्थिति में क्या होता है, O2 की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है वो क्या करता है, आपका ऊर्जा बनाता है, किसमें, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक हो गया। ये आपके 3 स्टेप हो गए कि जब आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति है तो आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या होती है, बनती है किसमें, यीस्ट में। और जब आपके पास ऑक्सीजन है लेकिन कमी है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे क्या आता है, आपका लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। वो कहाँ होता है, वो होता है हमारी पेशीय कोशिकाओं में। उसके बाद से ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है और ये होता है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया आपका श्वसन। अब हम देख लेते हैं श्वसन के प्रकार। अब हम देख लेते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वायवीय श्वसन, दूसरा होता है आपका अवायवीय श्वसन। ठीक हो गया। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और ये होगा आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, यानी जो आपका ग्लूकोज है उसका पूर्ण अपचयन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी आपका C6H12O6 क्या होगा, पूरा अपचयन होगा, किसमें, CO2 और जल और किसमें, आपका और हो गया आपकी एनर्जी आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया। और वही अवायवीय श्वसन में होता है ग्लूकोज का अपूर्ण, यानी ग्लूकोज का पूरा क्या नहीं होता है, उपचयन नहीं होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। यानी ग्लूकोज का क्या होगा, यहाँ अपूर्ण उपचयन होगा और जिसमें आपका एक एथेनॉल बनेगा, एक लैक्टिक अम्ल आएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में आपकी क्या आएगी, ऊर्जा आएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब तीसरा देख लेते हैं हम, यह कोशिका द्रव्य तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है ये कोशिका द्रव्य, यहाँ माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कहाँ होता है, केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ये सिर्फ कहाँ होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अब देखो वायवीय श्वसन क्या होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी वायवीय श्वसन में क्या होता है, आपका अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी होती है, 36 ATP होती है। ठीक हो गया। और यही आपका जो आपका अवायवीय श्वसन है उसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी होती है, 2 ATP। और वायवीय श्वसन का आपका उदाहरण है मानव, और अवायवीय श्वसन का आपका उदाहरण है यीस्ट। ठीक हो गया बच्चों। यह आपका हो गया कंपैरिजन किसमें, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। अब हम देख लेते हैं मानव में श्वसन। अब मानव क्या होता है, मानव में श्वसन कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक हो गया। मानव में श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। ठीक हो गया। यानी मानव में श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और
उपापचय से उत्पन्न हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। यानी जो भी आपका मेटाबॉलिज्म है, आपका मेटाबॉलिज्म है, उससे जो भी आपकी CO2 आ रही है उसको क्या निकाला जाता है, उसको बाहर छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कौन क्या छोड़ते हैं, हम CO2 छोड़ते हैं के माध्यम से गैसों का विनिमय शामिल है। यानी इसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं। ये क्या हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं हम श्वसन प्रक्रिया और इसके मुख्य चरण। यानी अब देख लेते हैं कि हम क्या क्या स्टेप है आपके श्वसन प्रक्रिया में। तो पहला आता है आपका सांस लेना, दूसरा आता है गैसों का आदान प्रदान, तीसरा आता है सांस छोड़ना। देख लेते हैं सांस लेना में क्या होता है, डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों के सिकुड़ने से ऑक्सीजन नाक के माध्यम से फेफड़ों में भर जाती है। यानी सांस लेने में क्या होता है, आपका डायाफ्राम और पसलियों में जो भी सिकुड़न होती है ना, उसकी मदद से जो आपका ऑक्सीजन है यानी O2 है वो नाक से क्या हो जाता है, आपका फेफड़ों में भर जाती है। ठीक हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं हम गैसों का आदान प्रदान। गैसों के आदान प्रदान में क्या होता है, फेफड़ों में मौजूद छोटे वायुकोश में ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में आती है। अब गैसों के आदान प्रदान में क्या होता है मेनली बच्चों, कि आपके जो फेफड़े होते हैं, जो आपके लंग्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे वायुकोश होते हैं, जिनसे जो आपका ऑक्सीजन है निकल कर कहाँ मिलती है, आपके ब्लड में मिलती है। और ब्लड में आपका होता है हीमोग्लोबिन। आपका ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वो क्या होती है, शरीर के जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं वहाँ क्या होती है, पहुँचती है और साथ में वहाँ से क्या करती है, आपकी जो आपका हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस कहाँ लेती है, फेफड़ों में लाती है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं हम सांस छोड़ना में क्या होता है, एक्सहेलिनेशन में होता है डायाफ्राम और पसलिया के शिथिल। अब क्या होती है कि जब डायाफ्राम और पसलिया क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। देखो सिकुड़ने पे क्या होती है, ऑक्सीजन ली जाती है, और शिथिल होने में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा शरीर से बाहर निकाल जाती है। यानी जब आपके डायाफ्राम और पसलिया जब सिकुड़ते हैं तो क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन ली जाती है, और जब आपके डायाफ्राम और पसलिया शिथिल पड़ जाते हैं तब क्या होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। ये हो गया आपका मानव श्वसन। अब देख लेते हैं हम आगे। अब देखो कि मानव में श्वसन मेनली होता कैसे है। ये आपका देखो श्वसन मार्ग देख लेते हैं हम। आपका सबसे पहले कहाँ से आएगा, नासाद्वार से आएगा, यानी नाक से जाएगा आपका। यानी देखो यहाँ पे आपका क्या है, नाक, यहाँ से आपका क्या आएगा, आपकी O2 आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद से ये जाएगी आपकी ग्रसनी, यानी ये आपकी क्या है, ये आपकी पूरी ग्रसनी है। ये आप ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी के बाद कंठ, यानी ये क्या आपका ग्रसनली हो गया। उसके बाद कंठ यानी आपके गले में जाएगी। उसके बाद से श्वास नली आपकी जाएगी, वो श्वास नली पे। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो आपके लंग्स होंगे ना, यहाँ से आपके दो क्या होती है, नली होती है। देखो ये आपका दिख रहा है, ये क्या होती है, श्वास नली होती है। और उसके बाद से आपका श्वसनी, फिर जाएगा आपका श्वसनिकाय में, फिर जाती है वो फुसफुस, यानी जो भी आपके लंग्स है उसके बाद जाती है। उसके बाद से वो जाती है कुपिका कोश में। ठीक हो गया। कुपिका कोश के बाद जाती है वो रुधिर वाहिकाएं, यानी जो भी आपके रक्त को बहाते हैं, कौन, रुधिर वाहिका होती है आपके सिराएं और धमनी, उनके पास जाती हैं, ताकि जो आपका ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाए, ब्लड के साथ मिल जाए, और वहाँ से आपका क्या आ जाए, CO2 बाहर आ जाए। ठीक हो गया बच्चों। ये क्या आपका मानव का क्या है, श्वसन तंत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं मानव श्वसन क्रिया। मानव श्वसन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। पहला आता है आपका अंतः श्वसन। ठीक हो गया। अंतः श्वसन में देख लेते हैं कि जो आपकी वृक्षीय गुहा होती है ना, वो फैलती है। यानी जो आपके अंदर आपने देखा होगा कि जो वृक्ष के आकार पे आपकी जो भी पसलियां हैं वो क्या होती है, इसमें फैलती हैं। और पसलियों से संलग्न पेशियां, जो भी इन पसलियों से संलग्न पेशियां हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। उसके बाद से वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। जो भी आपका वक्ष है वो क्या होता है, ऊपर, यानी ऊपर और बाहर की ओर क्या करता है, ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। अब देखो बच्चों, अब उसके बाद से क्या होगा, आपके गुहा में क्या होता है, वायु का दबाव कम हो जाता है और जो वायु है वो फेफड़ों में भर जाती है। यानी आपका जो भी गुहा है वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा, और जो आपका वायु है यानी जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ पे भर जाएगी, आपकी फेफड़ों में भर जाएगी। अब है आपका अंतः श्वसन। अंतः श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना है। यानी अंतः श्वसन आपका मेनली क्या है कि आपका वायुमंडल से गैसें, कौन सी गैसें होगी, आपकी O2 यानी ऑक्सीजन होगी, उसको अंदर लेना क्या होता है, आपका अंतः श्वसन होता है। यानी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को अंदर लेना, इसको क्या बोलते हैं, हम अंतः श्वसन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे आता है आपका उच्च श्वसन। पहला होता है आपका अंतः श्वसन, दूसरा होता है आपका उच्च श्वसन। अब हम देख लेते हैं कि उच्च श्वसन में क्या होता है। उच्च श्वसन में आपका फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकाला जाता है। अब
अंतः श्वसन में क्या होता है, गैसें ली जाती है, कौन सी, ऑक्सीजन ली जाती है, और उच्च श्वसन में आपका क्या होता है, गैसें बाहर छोड़ दी जाती है, यानी बाहर क्या होती है, बाहर को निकाल दी जाती है, किसमें, उच्च श्वसन में। हम देख लेते हैं उच्च श्वसन में क्या होता है, जो आपकी विकसित गुहा है वो अपने मूल आकार में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, यानी मैंने आपको बोला था कि शिथिल होने पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो क्या हो जाती है, आपकी पसलियों की पेशियां क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, यानी जो भी आपके वक्ष होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, और गुहा में वायु का दबाव बढ़ जाता है, यानी जो भी आपका गुहा है उसमें क्या हो जाता है, आपका वायु का दबाव बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। अगर आपका गुहा में जो आपका प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा तो आपका क्या होगा, CO2 क्या हो जाएगी, आपकी बाहर निकल जाएगी। अब स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और देखो स्थलीय जीव क्या होते हैं, स्थलीय जीव जो हम स्थल में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो आपके जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव क्या करते हैं, वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी जो वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो आपके ऑक्सीजन के जो अणु जो जल में घुले होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, उनको लेते हैं, यानी उनका क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। मेनली आपका अंतः श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है, और उच्च श्वसन में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी जाती है। ये हो गया आपके अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अब हम देख लेते हैं कुपिका, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, यानी आपकी जो भी कुपिका होती हैं, पहली आपकी कुपिका हो गई, दूसरा आपका रक्त हो गया, और तीसरा आपका हो गया ऊतक। इसके बीच में आपका जो भी है ना गैस, यानी जो भी आपके गैस हैं, कौन कौन से मेन दो गैस हैं आपके, O2 और CO2, इन दोनों का आपका क्या होता है, इन दोनों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। देखो पहला है आपका ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन कैसे जाती है वो देख लेते हैं। क्या होगी, वायु से किसमें आएगी, वो वायु से, यानी O2 से संबंध आएगी आपकी वायु कुपिका में आएगी, उसके बाद वो जाएगी आपकी रक्तवाहिका में, वहां से आपका आएगा O2 RBC में हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाती है, HbO2 बनाती है, और फिर उसके बाद से वो आ जाएगी आपकी धमनी, आपकी किसके पास जाती है, वो धमनी पर के पास जाती है। धमनी जो होती है आपको, वो O2 को कहाँ पहुँचाती है, आपके ऊतकों तक क्या हो जाता है, ऊतकों तक पहुंचाती है। उसके बाद से आपका होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी उसके बाद आपका ऊतकों में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, फिर वहां होता है आपका CO2 बनता है। यानी जब आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, यानी जब आपका ग्लूकोज का अपघटन होगा या उपचयन ऑक्सीकरण होगा, या क्या होता है, जब आपका ग्लूकोज टूटेगा ना, तो तब क्या बनता है, आपका यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन कैसे जाती है हमारी, ठीक हो गया, कुपिका से जाएगी वो आपकी रक्तवाहिका पे, उसके बाद से O2 से RBC में जो भी हीमोग्लोबिन है उससे मिलकर वो क्या बनाएगी, HbO2 बनाएगी। उसके बाद से वो जाएगी आपकी धमनी द्वारा ऊतकों पे जाएगी। उसके बाद वहाँ ऊतकों में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और जहाँ होता है आपका, जिससे होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। अब हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे का आदान कैसे होता है, कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। अब जो आपका CO2 है वो क्या है, आपका ऊतकों में है, यानी यहाँ आपका CO2 का क्या होता है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, ऊतकों में हो रहा है। तो आपका CO2 आपका कहाँ उपस्थित है, ऊतकों में है, तो वो आएगी आपकी रक्तवाहिकाओं में आएगी। उसके बाद से वो क्या होगी, CO2 का रक्त में विसरण होगा, उसके बाद से CO2 का आपका रक्त में विसरण होगा, उसके बाद से रक्तवाहिका द्वारा कुपिका में विसरण, उसके बाद से क्या होगा, आपका रक्तवाहिका से किस में आ जाएगा, वो कुपिकाओं में आ जाएगा। कुपिकाओं से क्या होता है, CO2, उसके बाद से होता है कुपिकाओं को उसमें विसरण, रक्तवाहिका द्वारा कुपिका में विसरण। उसके बाद से क्या हो जाती है आपकी, अब आपका जो होता है CO2 का निष्कासन हो जाता है नाक के द्वारा, यानी फिर क्या होगा, आपका जो आपका CO2 है उसका निष्कासन हो जाएगा किसकी मदद से, आपका नाक के मदद से। ये आपकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब आपका तीसरा प्रक्रम है, यानी अब आपका तीसरा प्रक्रम है आपका संवहन यानी वहन। अब ये आपका क्या है, तीसरा प्रक्रम है। पहले दो देख लिया हमने, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, अब तीसरा है आपका संवहन, यानी कैलकुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक हो गया, संवहन को अब देख लेते हैं। मनुष्य में भोजन, यानी मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या करता है, संवहन तंत्र कहलाता है। यानी जो भी आपका भोजन है, ऑक्सीजन है, और जो भी अन्य आपके क्या है आवश्यक पदार्थ है, उनको जो भी उनकी आपूर्ति जो प्रदान करता है, उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं, उस तंत्र को हम बोलते हैं संवहन तंत्र। ठीक हो गया, संवहन तंत्र के अवयव देख लेते हैं हम। हृदय, आपका हार्ट हो गया। रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, आपकी सिरा होती हैं, और धमनी और सिरा होती है। उसके बाद से वहन माध्यम, रक्त व लसिका, ये क्या होती है, आपकी वहन माध्यम होती है। और ये तीन आपके क्या हो गए, हृदय हो गया आपका, दूसरा रक्त नलिकाएं होगी, तीसरा आपका वहन माध्यम होगा। ये क्या हो गया, आपके मानव संवहन तंत्र के क्या हो गए, मुख्य अवयव हो गए बच्चों। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं रक्त।
अब देखो बच्चों, रक्त में आपके दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। रक्त में आपके कितने प्रकार के अवयव पाए जाते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है आपका ठोस अवयव और दूसरा होता है आपका द्रव अवयव। यानी रक्त में आपके ठोस अवयव और द्रव अवयव दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अवयव पाए जाते हैं। और ठोस के अंदर आते हैं आपके तीन प्रकार के अंदर, यानी ठोस अवयव के अंदर आपके क्या आते हैं? तीन प्रकार के अवयव आते हैं। पहला होता है आपका लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। ये किसके अंदर आते हैं? आपके ठोस अवयव के अंदर। उसके बाद से आते हैं आपके द्रव 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 अवयव के अंदर आता है आपका प्लाज्मा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि अब हम देख लेते हैं लाल रक्त कणिकाएं करती क्या है। लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है? O2 और CO2 का वहन करती है और हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। यानी ये क्या करेंगी? यानी O2 और CO2 का वहन करेगी और जो भी आपका हीमोग्लोबिन है किसमें? आरबीसी में, वो आपको क्या करेगा? रक्त को लाल बनाने में क्या करेगा? आपको रक्त में लाल बनाने में मदद करेगा। ठीक हो गया। यानी लाल रक्त देता है कौन? देता है आपका आरबीसी देता है। अब देख लेते हैं हम श्वेत रक्त कणिकाएं, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उसको देख लेते हैं। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है वो आपको शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। यानी ये क्या करती है? आपके अंग रक्षक का काम करती है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि अंग रक्षक, मनुष्य के अंदर अंग रक्षक का कार्य कौन करती है? अंग रक्षक का कार्य करती है आपकी डब्ल्यूबीसी। आप देखते हो कि जब डब्ल्यूबीसी क्या करती है? आपकी अंग रक्षक का कार्य करती है। उसके बाद आता है आपका रक्त प्लेटलेट्स, यानी आपके क्या होते हैं? उसके बाद से प्लेटलेट्स होते हैं। ये क्या होती है? आपकी रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है? मदद करती है। यानी जब आप देखते हो कि आपका हाथ कट जाता है तो आपका कुछ टाइम बाद पहले तो आपका खून निकलता है, उसके बाद से आपका क्या होता है? खून का जमना शुरू हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? रक्त का थक्का बनना कहते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया आपके तीन प्रकार के ठोस अवयव हो गए। पहला हो गया आपका आरबीसी, दूसरा हो गया आपका डब्ल्यूबीसी, तीसरी हो गया आपकी प्लेटलेट्स। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? आपका द्रव अवयव होता है। यह क्या होता है? एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है। यानी जो आपकी प्लाज्मा होती है वो क्या होता है? आपका एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसमें 90% आपका क्या होता है? जल मिला होता है, और बाकी के जो आपके 10% होता है वो आपका मिला जाता है प्लाज्मा प्रोटीन और मिला जाता है आपका अकार्बनिक तत्व। यानी 90% तो इसमें आपका होगा जल, और बाकी का जो 10% बचा है वो होगा आपका प्लाज्मा प्रोटीन और होगा आपका अकार्बनिक तत्व, जैसे हो गया आपके खनिज लवण। आई बात समझ में बच्चों? ये हो गया आपका रक्त। रक्त के आपके दो अवयव होते हैं, ठोस अवयव और द्रव अवयव। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं रक्तवाहिका। रक्तवाहिका यानी जो रक्त का वाहन, रक्त को ले जाती है, उनको हम बोलते हैं रक्तवाहिका। ठीक हो गया। रक्तवाहिका दो प्रकार की होती है आपकी, आर्टरी और वेन, यानी सिरा और धमनी। दो प्रकार की आपकी क्या होती है? रक्तवाहिका होती है। अब धमनी का क्या काम है देख लेते हैं। धमनी क्या करती है? आपकी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। यानी जो भी आपका रक्त, यानी जो आपका ब्लड है उसमें आपका O2 मिला होता है, उसको क्या करती है? वो हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। एक अपवाद है कि जो आपकी फुसफुस होती है ना, फुसफुस धमनी ऐसा नहीं करती है। बाकी की जो भी आपकी धमनियां होती हैं वो सारी रक्त का क्या करती है? रक्त को ले जाती है, लेकिन फुसफुस धमनियां आपकी क्या करती है? उसको वो ऑक्सीजन युक्त जो भी आपका ब्लड होता है उसको नहीं ले जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद से धमनियां, इसका क्या होता है? इसकी दीवारें मोटी व अधिक लचीली होती है। यानी इनकी दीवारें जो क्या होती है? मोटी और अधिक लचीली होती हैं। उसके बाद जो भी आपकी धमनियां होती हैं उसमें क्या होते हैं? वॉल्व नहीं होते हैं। और चौथा है आपका, ये आपके गहराई, यानी आपकी क्या होता है? गहराई में पाई जाते हैं, आपके शरीर की गहराई में पाई जाती है। कौन? धमनियां। अब हम देख लेते हैं सिराएं क्या कार्य करती हैं। सिराएं आपकी क्या करती है? विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित, यानी जो भी आपका ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला रहेगा उसको क्या करेगी? वो क्या बोलते हैं? आपके अंगों से वापस कहाँ लाएगी? वो वापस हृदय में लाएंगी। कौन? सिराएं। ठीक हो गया। अपवाद है, फुसफुस सिराएं ऐसा नहीं करती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी दीवार क्या होती है? इसकी पतली और क्या होती है? लचीली होती है, कम लचीली होती है। और क्या होता है? आपका पतली होती है। और इसमें वॉल्व होते हैं, और ये क्या होती है? सतह पर होते हैं। यानी जो भी आपके ये आपके जो भी क्या बोलते हैं हाथ में दिखते हैं वो क्या होते हैं? आपके सारे सिराएं होती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में जो भी आपका मानव के शरीर में रक्त का परिसंचरण, यानी रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उसको हम देख लेते हैं। अब देखो, मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यानी मानव हृदय क्या करता है? एक पंप की तरह कार्य करता है। जो क्या करता है? आपका हृदय क्या होता है? धड़कते रहता है, यानी पंप का काम करता है। ठीक हो गया। और जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, यानी जो आपके पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में क्या करेगा? आपका ब्लड सर्कुलेट करेगा। ठीक हो गया। और जो आपका उसके बाद होता है निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि उसे पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रक्त भेजना होता है।
आपका अलिंद के अलावा जो आपका निलय होता है, यानी आपकी तो एक तो होता है अलिंद होता है, उसके बाद होता है आपका निलय होता है। उसमें क्या होता है, उसकी जो पेशीय भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है, आपके जो भी पूरी शरीर में है उसको अधिक रक्तचाप में क्या भेजना होता है, रक्त भेजना होता है। इसलिए आपकी जो निलय होती है उसकी जो पेशीय भित्ति होती है वो आपकी मोटी होती है। अब हम देख लेते हैं हृदय की संरचना। अब हम क्या देख लेते हैं, हृदय की संरचना। अब देखो, जो आपका मानव हृदय होता है वो आपका 4 कोष्ठकों यानी 4 कोष्ठकों में क्या होता है, विभाजित होता है। पहला होता है आपका दाया अलिंद, उसके बाद दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, यानी ये आपका ह्यूमन हार्ट है। देखो ये होता है आपका राइट, ये दाया अलिंद हो गया, और ये आपका दाया निलय हो गया, ये आपका बाया निलय हो गया, और ये आपका बाया अलिंद हो गया, आपका बाया नीलम हो गया। ये क्या होता है, आपका ह्यूमन हार्ट का चित्र होता है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखो हृदय में, अब देखो, अब हृदय, आपके हृदय में जो मैंने आपको बोला था कि जो आपके सिराएं, जो आपकी धमनियां होती हैं, धमनियों में आपकी क्या होती है, वॉल्व लगे होते हैं, यानी वॉल्व लगे रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि उन वॉल्व का क्या होता है, क्या कार्य होता है। ठीक हो गया। तो हृदय में उपस्थित वलय रक्त को उल्टी दिशा में प्रवाह होने से रोकते हैं, यानी जो आपका वलय, जो आपका वॉल्व होंगे ना, वो क्या होंगे, जैसे आपका खून आया तो उसको वापस से उल्टी दिशा में प्रवाह करने के लिए क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। ये क्या इसका कार्य, किसका कार्य हो गया है, वॉल्व का कार्य हो गया। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आ गई आपकी लसिकाएं। लसिका क्या होती है, लसिका एक तरल ऊतक है, और ये क्या होता है, रक्त प्लाज्मा जैसा होता है, परंतु इसमें प्रोटीन क्या होती है, कम मात्रा में होती है। इसको बोलते हैं लसिका। लसिका क्या आपका एक तरल ऊतक है, ये प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कम प्रोटीन होती है, कम मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है। और जो आपकी लसिका होती है वो आपके वहन में क्या करती है, मदद करती है, यानी वहन में क्या करती है, आपकी सहायता करती है। ठीक हो गया। ये तो आपका हो गया मानव में आपका संवहन कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं कि पादपों में आपका वहन कैसे होता है, या पादपों में आपका परिवहन कैसे होगा। तो पादपों में आपके 2 मुख्य क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। यानी पादपों में जो भी आपका परिवहन होगा, खाद्य पदार्थों का जो भी परिवहन होगा, वो आपके दो आपके मेन कंपोनेंट्स होता है। पहला होता है आपका जाइलम, दूसरा होता है आपका फ्लोएम। आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि जो आपका जाइलम है, जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है, यानी पादप तंत्र का ये क्या है, एक अवयव है जो मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का क्या करता है, वहन करता है। यानी जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवणों को क्या करता है, वो ले जाता है। जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उस उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक हो गया। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भी आपका प्रकाश संश्लेषण में जो भी आपका भोजन बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में जो भी आपका भोजन बन रहा है, उसको क्या करता है, वो अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो आपका एग्जाम में 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम के क्या कार्य है या जाइलम के क्या कार्य है। तो जाइलम क्या करता है, आपका जाइलम याद करने की ट्रिक देख लो। जाइलम यानी जौ फॉर जल, ये क्या करता है, जल और खनिज लवणों को क्या करता है, ले जाता है। और फ्लोएम को आप एफ से करो, एफ फॉर फूड, तो ये क्या ले जाएगा, आपका फूड ले जाएगा। किसको, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी आपका फूड बनेगा उसको ले जाएगा कहां, पौधों के अन्य भागों में। कौन, फ्लोएम। ठीक हो गया। अब जल व मिट्टी के मध्य आयन सांद्रता में अंतर के कारण जल मिट्टी से जलों में प्रवेश करता है। इससे एक जल स्तंभ बनता है जो जल को ऊपर धकेलता है। ठीक हो गया। अब जब आपका जल और मिट्टी के बीच में आयन में जो भी आपकी सांद्रता अगर उसकी कम होगी तो आपका क्या होता है, मिट्टी से जड़, जो आपका जल है वो मिट्टी से जड़ों में आप क्या करता है, प्रवेश करता है। यानी आपका जब जड़ है, यानी आपका मिट्टी से आपके जल आएंगे, उसके बाद से आपका क्या होता है, जल स्तंभ आता है, जो इसको जल को क्या होता है, ऊपर को धकेलने में क्या करता है, कार्य करता है। और पत्तियों में जल वाष्प के रूप में वातावरण में निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्या है, अतिरिक्त जो भी आपकी पानी है उसको क्या करना है, बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक हो गया। अब है वाष्पोत्सर्जन के लाभ क्या होते हैं। जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक पहुंचने वाले खुले खनिज लवणों को ऊर्ध्वगामी गति में सहायक करती है। कौन, वाष्पोत्सर्जन। और साथ में आपका करता है ये और साथ में आपका वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, ताप नियंत्रण में भी सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन के लाभ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया अच्छे से, आप वहां पे क्या कर सकते हो, पिछली वीडियो को भी देख सकते हो। अब बच्चों हम देख लेते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। यानी अब हम देख लेते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखो, जीवों में उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी जब भी आपके उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, यानी आपकी उपापचयी क्रिया होती है, तब आपके क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त क्या होती है, आपके
हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ आते हैं जिनको क्या होता है शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन यानी उत्सर्जन कहते हैं मानव में। ठीक हो गया। अब मानव उत्सर्जन तंत्र के आपके क्या क्या अंग होते हैं, तो उसमें होता है आपका एक जोड़ा किडनी, यानी आपके एक जोड़े वृक्क होंगे, यानी किडनी एक जोड़ा यानी 2 किडनियां होंगी, और एक जोड़ा क्या होता है आपका मूत्रवाहिनी होती है, यानी मूत्रवाहिनी भी आपकी क्या होती है, एक जोड़ी होती है। उसके बाद से आपका एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। ये क्या हो गया आपके मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग हो गए। अब देख लो चित्र, ये आपके वृक्क हो गए, देखो ये आपके क्या हो गए, वृक्क हो गए। यहाँ से आपके क्या है, ये मूत्रवाहिनी होगी, ये क्या है, 2 अलग अलग किडनियों से आपकी क्या आएगी, 2 मूत्रवाहिनी आएगी, और उसके बाद से ये आपका कहाँ जाएंगी, मूत्राशय में जाएंगी, और मूत्राशय में क्या हो गया, मूत्र मार्ग से आपका क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। कौन, जो भी आपके नाइट्रोजन युक्त आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या होंगे, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएंगे। अब वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि, अब आपकी जो किडनी है ना, किडनी में आपके उत्सर्जन की क्रियाविधि कैसे होती है उसको देख लेते हैं। देखो कोशिका गुच्छ, पहला होता है आपका कोशिका गुच्छ निस्यंदन। इसमें होता है कि जब वृक्क धमनी की शाखा नेफ्रॉन में प्रवेश करती है, यानी वृक्क क्या होता है, धमनी की एक शाखा होती है नेफ्रॉन, उसमें प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल तथा अपशिष्ट पदार्थ हैं क्या होती है, ग्लेरोमेस्टुरम से छनकर बोमेन संपुट में आ जाती है। ठीक हो गया। यानी आपका क्या हो गया, जल हो गया, लवण हो गया, ग्लूकोज हो गया और अमीनो अम्ल तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ। ठीक हो गया। ये क्या होती है, ग्लोरोमेरुलस से छनकर किसमें आ जाती है, बोमेन संपुट में आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद से आपका आता है चयनात्मक पूर्ण अवशोषण, या आपका आता है वर्णात्मक पूर्ण अवशोषण। क्या आता है आपका, वर्णात्मक आपका क्या आता है, वर्णात्मक आपका पुनः अवशोषण होगा। उसके बाद से क्या होता है, नलिका आकार भाग में उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। यानी उसके बाद से आपका जो भी नलिकाकार भाग है उसमें जो आपका उपयोगी पदार्थ है, यानी जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल, इनका क्या होता है, पुनः इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक हो गया। उसके बाद से आपकी होती है नलिका स्राव, यानी नलिका स्राव में क्या होती है, यूरिया अतिरिक्त जल व लवण, आपका जो भी क्या होता है, यूरिया होगी, अतिरिक्त जल हो गया, और लवण क्या बनाते हैं, आपका मूत्र का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, आपका मूत्र बनाते हैं। अब देख लो क्या होता है, मूत्र संग्रहक वाहिनी से आपका मूत्रवाहिनी में आएगा, उसके बाद से आपका मूत्राशय में आएगा, और आपका क्या होगा, जो भी आपका अवशिष्ट पदार्थ है वो आपका मूत्र मार्ग से आपका क्या आ जाएगा, मूत्र मार्ग से आपका बाहर निकल जाएगा। ये आपका होगी कि आपकी किडनी में उत्सर्जन की क्रियाविधि कैसे होती है। अब आगे देख लीजिए, आगे होता है आपका वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में एकत्रित होता है। उसके बाद से आपका क्या होगा, आपका देखो वृक्क से तो मूत्र बन गया, उसके बाद से आपका क्या होगा, वो मूत्राशय, यानी जो आपका मूत्राशय है उसमें क्या होगा, एकत्रित होगा। उसके बाद से आपका क्या है, मूत्र बनने का उद्देश्य रक्त से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकलना होता है। यानी जो भी आपका मूत्र बनने का उद्देश्य होता है वो भी आपके रक्त में जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको क्या होता है, आपके शरीर से बाहर निकालना, वो क्या होता है, आपका मूत्र बनने का उद्देश्य है। ठीक हो गया। अब वृक्क के मूल निर्माण की प्रक्रिया, यानी वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। यानी जो भी आपकी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो भी आपकी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। इसमें होता है आपका कोशिका गुच्छ, ब्रोमेन संपुट, नलिका बाहर और संग्रहण वाहिनी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बच्चों, अब है आपका कृत्रिम वक्र। अब आपके कृत्रिम वक्र यानी जो आपके आर्टिफिशियल किडनी होती है वो क्या होती है, यह वह युक्ति है, यानी यह एक प्रकार की युक्ति होती है, एक प्रकार का मेथड होता है जिसके द्वारा रोगियों के रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हटाए जाते हैं। यानी इसके कारण क्या होता है, जब आपके किडनी है वो काम नहीं करते तो आपके क्या होता है, कृत्रिम यानी आपके आर्टिफिशियल क्या होते हैं, किडनी लगाई जाती है, जो क्या करती हैं, जो भी आपके रोगी होंगे उसके रक्त में जो भी आपके नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ होंगी उनको क्या करती है, ये भी बाहर हटाने का कार्य करती है। उसके बाद से हम देख लेते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 180 लीटर निस्यंदन होता है, जिसमें लगभग 1.2 लीटर मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है। यानी आपके 1200 लीटर क्या आ जाएगा, आपका 1200 लीटर आपका क्या हो जाएगा, एक दिन में आपका मूत्र क्या हो जाएगा, आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। यानी ये आपके अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। अभी तक हमने देखा कि मानवों में उत्सर्जन कैसे होता है, अब हम देख लेते हैं कि पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। पादपों में वातोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है। यानी जो भी आपका अतिरिक्त जल होता है वो किसके कारण निकल जाता है, वातोत्सर्जन से बाहर निकल जाता है। और कुछ अवशिष्ट कोशिकाएं रिक्तिकाओं में संग्रहित होती हैं, और जो भी आपकी कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कहाँ हो जाती है, कोशिका के रिक्तिका में संग्रहित हो जाती है। कुछ अपशिष्ट
रेजिन गोंद पुराने जाइलम में संग्रहित हो जाते हैं। यानी कुछ जो आपके अवशिष्ट पदार्थ हैं हो गए, जो आपके रेजिन जैसे हो गया, जैसा आपका गोंद हो गया, ये क्या होते हैं आपके पुराने, जो भी आपके जाइलम जो पुराने पड़ जाते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिट्टी में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। यानी कुछ जो आपके अवशिष्ट पदार्थ हैं वो जड़ों द्वारा किसमें कर दिए जाते हैं, मिट्टी में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो ये कैसे ये होता है आपका पादुओं में उत्सर्जन। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ आपका पहला पार्ट आपका बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पूरा होता है। तो हम अगली वीडियो में आपका अगला चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना